नमस्कार। आज क्लास 11 का राजनीति विज्ञान का भाग 2 का 9वां चैप्टर शांति के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन शांति का उपदेशक है? महात्मा गांधी। शांति को बनाए रखने हेतु कौन सी रणनीति उचित नहीं है? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। शीत युद्ध है, पाक युद्ध। न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र को आतंकवादियों ने कब ध्वस्त किया? 11 सितंबर 2001। विश्व शांति बनाए रखने हेतु 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? राष्ट्रसंघ। भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कब चुना गया? 1950 में। 1991 के खाड़ी युद्ध में किस देश को मुक्त करा के शांति स्थापित की गई? कुवैत। दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बने रहने पर भी वास्तविक युद्ध का नहीं होना क्या कहलाता है? शीत युद्ध। पगवास आंदोलन का ध्येय किससे संबंधित है? विश्व शांति से। भारत की विदेश नीति किसके लिए प्रयासरत है? विश्व शांति के लिए। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। टूवर्ड्स ए साइंस ऑफ पीस नामक पुस्तक किसने लिखी? प्योडर लेज। किस विचारक ने को क्रूर अनिवार्यता कहा? ग्रीन को। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का तात्पर्य है जियो और जीने दो। वास्तविक रूप से युद्ध न होना पर तनाव बने रहने की स्थिति को क्या कहते हैं? शीत युद्ध। क्या आप जानते हैं कि शांतिपूर्ण दुनिया की ओर बदलाव के लिए लोगों के सोचने के तरीके में बदलाव जरूरी है? क्या मस्तिष्क शांति को बढ़ावा दे सकता है? और क्या मानव मस्तिष्क पर केंद्रित रहना शांति स्थापना के लिए पर्याप्त है? उत्तर: यह तथ्य बिल्कुल सही है कि एक शांतिपूर्ण दुनिया की तरह परिवर्तन के लिए लोगों के सोचने के तरीके में बदलाव जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के संविधान ने टिप्पणी की कि क्योंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है, इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में बचे रहना चाहिए। बहुत हद तक यूनिसेफ के संविधान की यह टिप्पणी उचित लगती है। जब तक हम अपने दिमाग में शांति की बातें लाते रहेंगे तथा उसके अनुसार अपनी गतिविधियों को बनाए रखेंगे, हमारे आसपास केवल शांति का ही माहौल होगा। हिंसा सबसे पहले हमारे दिमाग में पनपती है और तथा जैसे ही वह तेज रूप धारण कर लेती है, हम आपे से बाहर हो जाते हैं और हिंसा कर बैठते हैं। अतः ज़रूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले दिमाग से सात्विक बने। आध्यात्मिकता की तथा हमारा बढ़ता झुकाव इस दिशा में कारगर सिद्ध होगा। जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन मानव मस्तिष्क पर केंद्रित रहना ही शांति की स्थापना के लिए पर्याप्त नहीं है। दरअसल हमें न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की रचना के लिए हिंसा के सभी रूपों को त्यागना होगा। हमें शांति स्थापित करने के विभिन्न तरीके अपनाने होंगे। हमें युद्ध जैसी स्थिति से बचना रहना चाहिए। परमाणविक प्रतिद्वंद्विता को खत्म करना शांति स्थापित
की दिशा में सकारात्मक कदम होगा। शांति एक स्थिति के ज्ञात है कि शांति एक बार में हमेशा के लिए हासिल नहीं हो सकती। इसे बनाए रखने के लिए सतत प्रयास होते रहने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, राज्य को अपने नागरिकों के जीवन और अधिकारों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। हालांकि कई बार राज्य के कार्य इसके कुछ नागरिकों के खिलाफ हिंसा की स्रोत होते हैं। कुछ उदाहरण की मदद से इसे स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक राज्य अपने को पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है। इस नाते प्रत्येक राज्य को यह दायित्व बनता है कि वह राज्य को अपने नागरिकों के जीवन और अधिकारों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। परंतु बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब राज्य अपने दायित्व पूरा करने में असफल हो जाता है। आजकल हर राज्य ने बल प्रयोग के अपने उपकरणों को मजबूत किया है। हालांकि राज्य की से अपेक्षा यह होती है कि वह सेना, पुलिस का प्रयोग अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करे, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग वह अपने ही नागरिकों के विरोध के स्वर को दबाने के लिए करने लगता है। इसे हम कुछ उदाहरणों से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। राज्य कई बार अपने हितों की रक्षा के लिए दंगा भड़काने का काम करता है। अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर में भड़के सांप्रदायिक दंगे में सैकड़ों लोग मारे गए, जिनका इस्तेमाल कर वह दंगे को दबा देता है। सैकड़ों लोगों अपने घर छोड़कर भाग गए। न जाने कितने लोग राहत शिविरों में कई रातें गुजारे। राज्य के पास सारे उपकरण थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और निर्दोष लोगों को मरने दिया। तीसरा क्वेश्चन, शांति और सर्वोत्तम रूप में तभी पाया जा सकता है जब स्वतंत्रता, समानता और न्याय कायम हो। क्या आप सहमत हैं? हम इस तथ्य से सहमत हैं कि शांति को सर्वोच्च रूप से तभी पाया जा सकता है जब स्वतंत्रता, समानता और न्याय कायम हो। राजनीति के क्षेत्र में समानता राजनीति और आर्थिक भी है, अर्थात सबों को समान रूप से वोट डालने का अधिकार तो हो ही, उसके साथ ही वे सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी समान हो। इसके लिए आवश्यक है कि इन्हें अवसरों की समानता मिले तथा कोई किसी का शोषण न करे। अगर किसी को अपने हुनर के मुताबिक काम मिलेगा तो सभी व्यस्त जीवन बिताएंगे तथा हिंसा के बारे में सोचने का उन्हें मौका नहीं मिलेगा। एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का, इसलिए व्यक्ति को हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। न्याय का सरोकार समाज में हमारे संपूर्ण जीवन के व्यवस्थित करने के नियमों और तरीकों से होता है। जिस समाज में न्यायिक व्यवस्था सशक्त होती है, उस समाज में शांति बनी रहती है। लोग संतुष्ट रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अगर किसी ने उनके साथ अन्याय किया तो उसे फौरन सज़ा मिलेगी। ऐसे में गलत प्रवृत्ति के लोग की संख्या नगण्य होती है, और जब ऐसे लोग नगण्य संख्या में होते हैं तो हिंसा पनपने की कोई वजह नहीं होती। अतः यह जरूरी है कि एक ऐसे समाज की रचना की जहां स्वतंत्रता, समानता और न्याय का सुदृढ़ समन्वय हो, जहां कोई किसी का बुरा न सोचे, कोई किसी के साथ गलत न करे, बल्कि समरस सह अस्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए सभी आगे बढ़े। चौथा क्वेश्चन, हिंसा के माध्यम से दूरगामी नियोजित उद्देश्यों को नहीं पाया जा सकता। आप इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर, उक्त कथन बिल्कुल सत्य है। हिंसा को किसी भी स्थिति में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। न ही इसके माध्यम से
दूरगामी नियोजित उद्देश्यों को पाया जा सकता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं हिंसा का विरोध करता हूँ, क्योंकि जब यह कोई अच्छा कार्य करती प्रतीत होती है, तब अच्छाई अस्थायी होती है, जबकि इससे जो बुराई होती है वह अस्थायी होती है। हिंसा का शिकार व्यक्ति के जिन मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक नुकसानों से गुजरता है, वे उसके भीतर शिकायतों को पैदा करती है। ये शिकायतें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। ऐसे समूह कभी कभी किसी घटना या टिप्पणी से भी उत्तेजित होकर संघर्षों के नए दौर का आरंभ कर सकते हैं। न्यायपूर्ण तथा टिकाऊ शांति अप्रकट शिकायतों और संघर्ष के कारणों को साफ साफ व्यक्त करने और बातचीत द्वारा हल करने के जरिए ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच समस्याओं का हल करने के वर्तमान प्रयासों में हर तबके के बीच अधिक संपर्क की प्रोत्साहित करना भी शामिल है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंसा की एक बुराई है और शांति बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। शांति की प्राप्ति के तरीकों में विफलता के बाद ही हिंसा का उपयोग होना चाहिए, और ऐसे में भी प्रयत्न यही होना चाहिए कि इतनी सीमित हिंसा का प्रयोग हो जो विवादों में निपटारे में सहायक सिद्ध हो। कुल मिलाकर यहाँ तक हो सके हिंसा से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह मानव हित में है। 5वां क्वेश्चन, विश्व में शांति स्थापना के जिन दृष्टिकोण की अध्यायों में चर्चा की गई है, उनके बीच में क्या अंतर है? विश्व में शांति स्थापना के लिए 3 दृष्टिकोण को अपनाया गया, जो निम्नलिखित है। पहला, प्रथम दृष्टिकोण राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान देता है। यह उनकी संप्रभुता का आदर करता है, तभी उनके मध्य प्रतिद्वंद्विता को जीवंत सत्य मानता है। उसकी मुख्य चिंता प्रतिद्वंद्विता के उपयुक्त प्रबंधन तथा संघर्ष की आशंका का शमन सत्ता संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था के द्वारा करने की होती है। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए 19वीं सदी में मुख्य यूरोपीय देशों ने संभावित आक्रमण को रोकने और बड़े पैमाने पर युद्ध से बचने के लिए अपने सत्ता संघर्षों में गठबंधन बनाते हुए तालमेल किया। दूसरा, शांति स्थापना का द्वितीय दृष्टिकोण राष्ट्र की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंद्विता की इस प्रकृति को स्वीकार करता है, परंतु इसका जोर सकारात्मक उपस्थिति तथा परस्पर निर्भरता की संभावनाओं पर है। यह अनेक देशों के मध्य विकासमान सामाजिक आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है। इसके पीछे उद्देश्य यह होता है कि आपसी सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय समझदारी में बढ़ोतरी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक संघर्ष कम होंगे तथा शांति की संभावनाएं बढ़ेगी। उदाहरणतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ना शांति के दूसरे दृष्टिकोण का परिचायक है। तीसरा, शांति का तीसरा दृष्टिकोण पहले दोनों दृष्टिकोण से अलग है। यह दृष्टिकोण राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्त प्राय अवस्था मानता है। यह अधिराष्ट्रीय व्यवस्था का मनोचित्र बनाता है तथा वैश्विक समुदाय के अभ्युदय को शांति की विश्वसनीय क्रांति मानती है। अनेक राष्ट्रों के मध्य गतिविधियां बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना हो रही है। इस तरह वैश्वीकरण की जारी प्रक्रिया में राष्ट्र की प्रधानता तथा संप्रभुता घटने लगती है, जो विश्व शांति की तरफ एक सकारात्मक कदम है। धन्यवाद। ये चैप्टर समाप्त हुआ।